आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडिटोरियल कॉर्नर में। बिहार सिविल कोड के लिए प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का इंग्लिश का सेट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सेट नंबर 1, 2 और 3 डिस्कशन किया जा चुका है। सेट नंबर 4 हम लोग देखेंगे। 21 से लेकर 23 तक हर क्वेश्चन का, हर ऑप्शन का जो है सो निचोड़ यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। यहाँ पे 21 से 23 तक जो क्वेश्चन है उसका इंस्ट्रक्शन है कि in the following question there are 4 different words out of which one is misspelled. Find the misspelled word as the answer. misspelled का मतलब होता है ना कि स्पेलिंग किसी एक वर्ड का गलत है। यहाँ पर 4 वर्ड दिया हुआ है, एक के बाद ABCD ऑप्शन में, उसमें एक का स्पेलिंग गलत है, बाकी 3 का स्पेलिंग सही है। उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है कि फैटल, FATAL, फैटल का स्पेलिंग, फैटल का मतलब होता है घातक। तो FATAL फैटल जो है सो एकदम सही स्पेलिंग है, इसी का मतलब घातक होता है। तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। ये है दूसरा है टैकल, TACCAL, टैकल यहाँ दिए हुए हैं, ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ जो है सो टैकल का मतलब है कोई चीज़ को जो है सो आपको हैंडल करना, कोई चीज़ को संभालना, कि जो कहते हैं ना कि कोई चीज़ को हैंडल करना, उसको हैंडल के बदले टैकल भी कहा जा सकता है। कि कोई चीज़ को काबू करना, कोई चीज़ को कोई चीज़ का सामना करना, उसको जो है सो आपको टैकल कहते हैं। तो उसका सही स्पेलिंग होता है TACKLE, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन जो है सो आपको स्पेलिंग से गलत है। इसका सही स्पेलिंग होता है TACKLE। टैकल का मतलब होता है कोई चीज़ को संभालना। तो इसका ये जो है सो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या है ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल का ही मतलब जो स्पेलिंग है BRUTAL, ब्रूटल का मतलब होता है आपको कि बहुत ज़्यादा क्रूरता से, एकदम निर्दयी तरीके से कोई काम को करना, उसको ब्रूटल कहते हैं। वो भी घातक ही टाइप होता है। और फैटल का घातक होता है। और मेटल है यहाँ METAL, मेटल का तो जानते ही हैं हम लोग, धातु होता है। तो यहाँ पर टैकल जो है सो आपको स्पेलिंग इसका TACKLE होगा। यहाँ TACK, यहाँ दूसरा C के बदले K हो जाएगा, फिर हो गया है आपको L हो जाएगा और E हो जाएगा, यानी कि TACKLE टैकल हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ जो है सो हम देखेंगे कि 21 नंबर का टैकल आंसर, B नंबर आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ क्या होता है आपको फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट, यही एग्जैक्ट फ्राइट होता है, FRIGHT। फ्राइट माने जो है सो आपको क्या होता है, आपको डरा हुआ, एकदम सहमा हुआ होता है फ्राइट। तो ये स्पेलिंग FRIGHT फ्राइट का सही है। फ्राइट का स्पेलिंग जो है सो आपको ये सही है। दूसरा है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड का तो साफ स्पेलिंग जो है सो यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। तो FREIND लिखा हुआ है, लेकिन FRIEND फ्रेंड मतलब होता है आपको मित्र होता है, दोस्त होता है। यहाँ B नंबर जो है सो आपको स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ जो है सो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, फ्रेंड। यहाँ पर फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट मतलब डर होता है। फ्रिज, FREEZ, फ्रिज मतलब होता है आपको जमना, ये भी स्पेलिंग सही है। और तीसरा है आपको, तीसरा क्या है तो फ्री डिज, फ्री डिज का मतलब होता है एकदम फ्री डिज, FRIGID, फ्री जिड का मतलब हो गया आपको कि एकदम जो है सो आपको भावहीन, जिसके अंदर इमोशंस ना हो, भावहीन, एकदम ठंडा टाइप का जो पड़ा हुआ हो, वही होता है जिस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तो उसका मीनिंग क्या होता है आपको FRIGID, फ्रीज, फ्रीज होता है। उसके बाद जो है सो आपको फ्री जिड कहिए, उसको फ्री तोड़ के पढ़े तो फ्री जिड। तो यहाँ पर फ्रेंड ऑप्शन जो है सो आपको FRIEND होगा, सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन है क्रूसियस। क्रूसियस का मतलब क्या होता है, क्रूसियस का मतलब होता है कोई चीज़ जानने के लिए बेताब रहना, उत्सुक होना। तो CURIOUS हो जाएगा इसका सही आंसर स्पेलिंग, CURIOUS, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टिसिपेंट का C नंबर ऑप्शन क्या है, पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है, PARTICIPENT, पार्टिसिपेंट मतलब होता है भाग लेने वाला। किसी भी एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट बैठते हैं, भाग लेते हैं, किसी भी सर्कस में, किसी भी प्रोग्राम में जो रहते हैं, उसको पार्टिसिपेंट कहते हैं। जो उसमें काम करते हैं, जो भाग लेते हैं, वो पार्टिसिपेंट होते हैं। PARTICIPENT, पार्टिसिपेंट इसका सही स्पेलिंग है। यहाँ एक्सचेंज मतलब होता है आपको बदलना। देखिए EXCHANGED, एक्सचेंज मतलब क्या होता है आपको बदलना, एक्सचेंज, एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ लेना। तो ये भी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन C, B का जो है
असिस्टेंस, इसका स्पेलिंग गलत होता है। असिस्टेंस का मतलब होता है आपको मदद करना, तो इसका स्पेलिंग होता है ASSISTANCE। यहाँ है ASSISTENCE, यहाँ जो ये ई है टी के बाद ई दिया हुआ है, यहाँ पर ए होगा ASSISTANCE असिस्टेंस। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको बी नंबर, सही जो है सबको इसका बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 24 नंबर से लेके नेक्स्ट जो है 24 से लेके 28 तक फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। जो सूटेबल वर्ड इसमें सेट होगा उसको भरना है। तो देखेंगे क्या है सूटेबल वर्ड्स के लिए जो है सबको क्या है, इसमें बहुत बारीकी से देखना है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को। क्या है कि मदर्स बैक वाज टू डैश टू वर्क एज लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। यहाँ का मतलब जो है सबको, यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि मदर्स, यहाँ पर क्या है 24 नंबर कि मदर्स बैक, यानी कि बैक का मतलब हो गया पीठ हो गया, कमर हो गया, कि मदर्स एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसको, मदर्स मदर में एपोस्ट्रोफी एस लगा है। इसका मतलब क्या होगा कि मदर का बैक वाज, यानी कि उनका पीठ जो है सो बहुत, वाज तो मतलब पास्ट में जा रहा है, बैक वाज क्या है आपको कि टू मतलब होता है आपको हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, या फिर कि कोई अपने बारे में कहता है मैं भी, तो उसको कहते हैं मी टू, यानी कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो मतलब TOO हो जाता है। यानी कि मदर्स बैक वाज टू, मदर का जो है सबको पीठ या कमर जो है सो वो बहुत ज़्यादा हो गया था क्या, यानी कि डैश टू वर्क, इतना ज़्यादा हो गया था टू वर्क एनी लॉन्गर, टू एनी लॉन्गर, वो इतना ज़्यादा या तो दर्द हो रहा था या टूट गया था या परेशान थी, जिस भी चीज़ से उसमें जो है सो आपको समस्या कुछ आ गया था, जिसके कारण क्या हो गया था कि वो ज़्यादा लंबा काम नहीं कर सकी, सो सी ले डाउन टू रेस्ट, और वो जो है सो आपको लेट गई रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, तब मदर्स बैक वाज टू, शोर का मतलब क्या होता है कि शोर का मतलब बहुत ज़्यादा दर्द करना, शोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दर्द करना, खासकर शरीर का अंग जिसको छूने से ही दर्द हो तो यहाँ शोर होता है। तो मदर्स बैक वाज टू शोर टू वर्क, और शोर के बाद टू भी आता है, तो यहाँ का ऑप्शन यही, यहाँ अभी तो फिलहाल यहाँ ये फिट बैठता है। तो मदर्स बैक वाज टू शोर टू वर्क एनी लॉन्गर, यानी कि यहाँ पर उनका कमर जो है, बैक जो है इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था छूने मात्र से ही कि वो ज़्यादा लंबा काम नहीं कर सकी और आराम करने के लिए लेट गई। तो यहाँ पर 24 नंबर का ए ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन बाकी 2-3 ऑप्शन और देखेंगे। देखिए सिक को अगर यहाँ बैठाते हैं तो क्या होता है, मदर्स बैक वाज टू सिक टू वर्क एनी लॉन्गर। देखिए सिक का मतलब होता है आपको बीमार होना, ठीक है, सिक का मतलब क्या होता है बीमार होना। तो मदर्स बैक, मदर का बैक थोड़े बीमार हो रहा, बीमार तो कोई पूरा पर्टिकुलर आदमी होता है, कोई उसका अंग नहीं होता, कोई अंग सी में उसको प्रॉब्लम होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि आदमी बीमार है, ये नहीं कहते हैं कि हाथ में अगर दर्द हो रहा है तो हाथ बीमार है, नहीं, या पीठ में या बैक में दर्द हो रहा है तो पीठ या बैक बीमार है, पूरा ओवरऑल बॉडी, यानी कि उस आदमी के बारे में कहा जाता है कि वो बीमार है। तो मदर्स बैक वाज टू सिक, तो यहाँ ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मदर्स बैक वाज टू डैश टू वर्क एनी लॉन्गर। शोर माने होता है आपको बहुत तेज़ी से बढ़ना, ठीक है ना, तो बहुत तेज़ी से बढ़ने का यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है कि मदर का जो है सबको पीठ जो है सो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, या फिर जो है सो आपको ऐसा कुछ है नहीं। और सॉफ्ट का मतलब क्या होगा, मदर्स बैक वाज टू सॉफ्ट टू वर्क एनी वर्क, सॉफ्ट का तो कोई मतलब ही यहाँ नहीं निकलता है कि वो उनका मदर का जो है सो आपको कमर जो है सो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, जिसके कारण ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है सबको सॉफ्ट का मीनिंग कुछ नहीं निकलता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर जो है सो यानी कि शोर का सही मीनिंग जो है यहाँ पर जो है सबको फिल इन द ब्लैंक्स में 24 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो क्या है, वार एंड पीस इज ए डैश रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। देखिए वार एंड पीस इज ए डैश रिटन बाय ए टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस का एक बुक है जहाँ लिखा गया है, यानी कि एक नॉवेल या बुक है, इज ए डैश रिटन बाय टॉल्स्टॉय। वार और पीस के बारे में जो है सो कुछ यहाँ संबोधन किया गया है, कुछ ऐसा चीज़ है जो मतलब या तो बहुत अच्छा है या बहुत घटिया है या बहुत मैसेजफुल है या फिर बहुत बोरिंग वाला है या बहुत यूजफुल है, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है उसमें ऐसा
जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि क्या आप लिखेंगे, वार एंड पीस इज ए डैश रिटन बाय ए लियो टोल्स्टॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल लियो टोल्स्टॉय जो थे बहुत बड़े मशहूर राइटर थे, तो इनका जो कृत्य होगा, इनके द्वारा जो कुछ बनाया गया होगा वो जो है सो आपको आलतू फालतू तो होगा नहीं, तो यहाँ जो आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव क्या शॉर्ट करेगा सो देखेंगे। तो वार पीस इज ए नोटेबल। नोटेबल माने क्या होता है कि नोटेबल के इम्पोर्टेंट होता है, नोटेबल इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पर बैठेगा यानी कि महत्वपूर्ण। वार पीस इज ए इम्पोर्टेंट रिटेन बाय टोल्स्टॉय। देखिए वार और पीस एक महत्वपूर्ण कथा है या कुछ भी है जो रिटेन है बाय टोल्स्टॉय। तो टोल्स्टॉय खुद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनके द्वारा लिखा गया हर चीज़ जो है सो इम्पोर्टेंट ही है। तो यहाँ पर नोटेबल का तो मतलब अभी नहीं निकल रहा है। दूसरा क्या है, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे हम लोग कि 25 नंबर में डिस्टिंग्विश्ड के क्या मीनिंग होता है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ही ये ऑप्शन कट जाएगा कि डिस्टिंग्विश्ड इसलिए नहीं होगा कि यहाँ इज प्रेजेंट में बात हो रहा है। अगर आगे अगर वर्ब का जो है सो आपको आईएनजी फॉर्म लगा, वर्ब का कोई अगर दूसरा फॉर्म लगता है तो वहाँ आईएनजी लगता है। यहाँ ईडी लगा के इसको पास्ट में ले जाके तो ये ऑप्शन को ऐसे ही साइड कर दिया है कि 25 नंबर ऑप्शन का 25 नंबर का बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। वैसे डिस्टिंग्विश मतलब होता है आपको महत्वपूर्ण होता है, वो भी मशहूर होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मशहूर होता है। वार एंड पीस इज ए डिस्टिंग्विश्ड यानी कि मशहूर रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। ऐसा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो ग्रामेटिकल एरर हो गया है आपको कि ईडी लगा गया है, टेंस का प्रॉब्लम है, तो एक तो ऐसे ही छट गया। और महत्वपूर्ण जो है सो आपको पहले बता दिए हैं कि टोल्स्टॉय का हर कृति महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण का और संबोधन दोबारा क्यों करना। तीसरा है सेलिब्रेटेड, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, ईडी लगाया है, इसमें भी ईडी लगा दिया है जो यहाँ नहीं होगा। सेलिब्रेटेड वार एंड पीस इज ए सेलिब्रेटेड रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। सेलिब्रेट मना होता है खुशियाँ मनाना, तो वार और पीस नॉवेल था, ये जो है सबको खुशी मनाने का यहाँ कोई बात ही नहीं होता। दूसरा ईडी लगाया है तो इस पर डिस्कशन करना ही बेकार है। तो ऐसे छाँटने का कोशिश कीजिए कि जो कैसे को ऑप्शन को छाँटेंगे। अगर ऑप्शन अब हम लोग कन्फ्यूज होंगे तो नोटेबल और मास्टर पीस में ही होंगे। तो देखिए वार एंड पीस मास्टर पीस का मतलब क्या हो गया कि एक बहुत ही उत्कृष्ट कृत्य होना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मास्टर पीस का मतलब हो गया कि अच्छा में भी एक बहुत अच्छा जो है सबको होना, मास्टर पीस जो है सो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 25 का डी सही हो जाएगा, मास्टर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सिचुएशन बिकेम, क्या है कि 26 नंबर ऑप्शन क्या है कि 26 नंबर में सिचुएशन बिकेम डैश आफ्टर द स्कल्फ बिटवीन द फार्मर एंड पुलिस। देखिए इसका मतलब जो होता है आपको, स्कल्फ का मतलब होता है कि हाथापाई होना, हाथापाई यानी कि मारपीट हो जाना, मारपीट होना। तो सिचुएशन मतलब जो परिस्थिति था, बिकेम मतलब पास्ट का बात हो रहा है, यानी कि जो परिस्थिति था वो पास्ट का बात हो रहा है। डैश आफ्टर द स्कैफलिप बिटवीन द फार्मर एंड पुलिस, इसका मतलब ये हो गया, स्कैफलिप का मतलब हाथापाई पुलिस और किसानों के बीच, पुलिस और किसान। देखिए पुलिस सिंगुलर और पुलर दोनों फॉर्म में पुलिस ही होता है, पुलिसेज नहीं कहीं दिखता है। तो पुलिस ऑलरेडी पुलर ही होता है, सिंगुलर नहीं होता है, क्योंकि पुलिस एक दल के साथ ही चलती है। तो यहाँ पर पुलिस, यहाँ कहिएगा कि फार्मरों के बीच, यानी कि बहुत से किसानों के बीच, तो फार्मर्स लिखे तो पुलिसेज क्यों नहीं लिखे। तो पुलिस अपने आप में जो है सबको पुलर होता है। तथा सिचुएशन बिटवीन फार्मर्स एंड पुलिस का मतलब ही है, यहाँ फार्मर्स तो एक किसान का नहीं, बहुत किसान का बात है। तो पुलिस का भी मतलब यहाँ पर अकेला पुलिस का बात नहीं है, बहुत सारे पुलिस का बात है कि माहौल जो वहाँ का था, परिस्थिति जो वहाँ का था वो क्या हो गया था, बिकम्स डैश आफ्टर द स्कैफली बिटवीन द फार्मर एंड द पुलिस। का मतलब क्या होता है कि स्मूथ मतलब क्या होता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल सॉफ्ट हो जाना, परिस्थिति काबू में होना। तो यहाँ पर जब हाथापाई कहीं होगा तो पुलिस और फार्मर की जब अगर हाथापाई हुआ होगा तो उस स्थिति में जो है सो आपको माहौल एकदम स्मूथ का शांत तो हुआ नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। सैड का मतलब क्या होता है, सैड का मतलब दुखी होना। तो माहौल दुखी थोड़ा ही होता है, परिस्थिति वहाँ का माहौल जो है सो वहाँ का ख़राब होता है ना। तीसरा क्या है, फनी। फनी का मतलब जो अगर मान लीजिए कि कहीं पुलिस और फार्मर के बीच मारपीट हाथापाई हो रहा है, दोनों एक दूसरे को मारपीट रहे हैं, वहाँ का माहौल खून खराबा वाला है, तो फनी तो हंसी मजाक वाला होगा नहीं। हाँ सीरियस मतलब क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा जो है सो वहाँ का परिस्थिति खराब हो गया था, इसलिए द सिचुएशन बिटवीन
बिटवीन बिकेम, जब सिचुएशन बिकेम सीरियस आफ्टर द स्कैफली बिटवीन द फार्मर एंड द पुलिस, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को छांटना सीखिए थोड़ा डिस्कशन करने पर, और अगर देखा जाए उसको तो ऑप्शन ऑटोमेटिक छंटता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 कि दो इट इज़ बिलीव डैट, ऐसा माना गया है कि ऐसा विश्वास किया गया है कि डैट फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक व्यायाम जो होता है, कसरत जो होता है, इज डैश फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड द माइंड। इसका हिंदी मतलब क्या होता है कि जो इट इज़ बिलीव डैट, ऐसा माना गया है कि फिजिकल यानी कि शारीरिक एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, इज मतलब होता है डैश फॉर मतलब किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, क्रिएटिंग ए बैलेंस यानी कि बैलेंस बनाना, शरीर में संतुलन बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, बिटवीन के बीच में द बॉडी एंड द माइंड मतलब कि बॉडी और दिमाग के बीच, शरीर और दिमाग के बीच बैलेंस को, संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है सबको यह माना गया है कि शारीरिक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा क्या है, शारीरिक एक्सरसाइज क्या है, ज़रूरी है, अनावश्यक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, फालतू टाइम पास है, उससे रिलेटेड पूछेंगे। तो शरीर के लिए एक्सरसाइज करना क्या होता है, डिमांडिंग यानी कि शरीर उसका मांग करता है। शरीर तो हमेशा आराम करने का मांग करता है, एक्सरसाइज का शरीर का जो है, शरीर बहुत ही जो है सो को वो अपने मालिक को यानी कि जिसका शरीर आता है उसको बहुत ज़्यादा आराम देने का कोशिश करता है, चाहता है कि हमेशा हम आराम में रहे, तो वो डिमांडिंग तो करेगा नहीं काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एसेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना। एसेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना, और यहाँ जो है सो आपको 27 का आंसर भी यही हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, फोर्सफुल क्या होता है, शरीर थोड़ी ही हमको ज़बरदस्ती धक्का देता है हम लोग को कि जाओ एक्सरसाइज करो, संतुलन बनाओ, ऐसा नहीं है। और हो गया इंक्रीज मतलब बढ़ना, शरीर थोड़े ही ना जो है सबको अपने आप बढ़ने लगता है कि एक्सरसाइज किया जाए। तो यहाँ पर जो होता है इट इज़ बिलीव डैट फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड द माइंड, यानी कि एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी होना, फिजिकल शारीरिक एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर को जो है सबको, शरीर को और शरीर और दिमाग के बीच जो है सबको बैलेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो नॉवेल प्रेजेंट्स ए थीम ऑफ बिट्रायल इन ए डैश मैनर, इसका क्या मतलब होता है, इसका जो है सबको यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है सबको इसमें द नॉवेल का मतलब उपन्यास, प्रेजेंट्स मतलब बता रहा है, ए थीम मतलब एक थीम बता रहा है, ए बिट्रायल का मतलब होता है आपको विश्वासघात, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, विश्वासघात, धोखा, इसका मतलब क्या होता है, विश्वासघात या धोखा होता है। ए नॉवेल प्रेजेंट ए थीम ऑफ ए बिट्रायल इन ए डैश मैनर, यानी कि स्किलफुल मैनर। देखिए क्या होता है आपको, टेबलफुल मतलब होता है पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा, स्किलफुल मैटर मतलब होगा स्किलफुल। ए नॉवेल प्रेजेंट ए थीम ऑफ बिट्रायल इन ए स्किलफुल मैनर का मतलब, स्किलफुल का यहाँ क्या होगा, हिंदी क्या होता है कि जो मतलब एक हो गया आपको स्किल का मतलब कौशलपूर्ण तरीके से किसी को धोखा देना, विश्वासघात करने के बारे में ये जो है सो आपको नॉवेल जो है सबको बताता है। नॉवेल का थीम जो है ये बताता है कि कैसे किसी को जो है सो आपको अच्छे से मतलब दिमाग लगा के एक कौशल के साथ कैसे किसी के साथ जो है सो आपको धोखा किया जाए, कला के साथ धोखा किया जाए किसी के साथ कि उसे पता भी ना चले और हम लोग सक्सेस भी हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए स्किलफुल अभी तक तो सेटिस्फाइड हो रहा है। जैसे टेबलफुल मतलब होता है कोई चीज़ को रूटीन फुली करने का, तो उतना देर में किसी को अगर आप धोखा दीजिएगा रूटीन बना के कि आज ये करेंगे आज वो करेंगे, तीसरे दिन स्टेप 5 से पहले दिन से स्टेप 1 के टाइप का उसको धोखा देना है, दूसरे दिन दूसरे टाइप से धोखा देना है, तीसरे दिन ऐसे करके एक मिशन पर अगर हम लोग रहेंगे तो एक दिन उसको पता चल जाएगा और ये काम जो है सो आपको नहीं होगा। तो टेबलफुल तो होगा नहीं। फ्रूटफुल क्या क्या होता है कि यानी कि फल किसी के साथ धोखा देना, तो उसको जो है सो आपको फल पूर्वक जो है सो क्या उससे थोड़े उसको कुछ परिणाम मिलने वाला, परिणाम का तो बात है ही नहीं यहाँ पर। और टेबलफुल का हो गया। हार्मफुल मतलब होता है आपको दिस नॉवेल प्रेजेंट थीम ऑफ बिट्राई इन ए हार्मफुल मैनर, किसी को जो है सो आपको हार्मफुल नुकसान पहुंचा के किसी को धोखा कैसे दिया जाता है, ऐसा तो होता नहीं, धोखा होता ही है जो मीठा मीठा बोल के एक स्किल तरीके से दिया जाए। तो यहाँ पर स्किल सही ऑप्शन हो गया, जो है सो आपको क्या हो गया स्किल जो है सो इसका हर हाल में यहाँ स्किलफुल तरीके से जो है सो किसी को धोखा देने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है 29 नंबर से लेके
29 नंबर में क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडम्स फ्रेज। यहाँ पर आइडम फ्रेज दिया हुआ है। आइडम फ्रेज का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर एक हाईलाइट चीज़ दे दिया गया है, एक हाईलाइटेड चीज़ दिया है यहाँ पर कलर करके, उसका जो है सबको सेम मीनिंग निकालना है। पूरा सेंटेंस का को समझने के बाद उसका पूरा सेम मीनिंग निकालना है। तो 29 नंबर से लेकर 31 नंबर यानी कि 3 क्वेश्चन में ऐसा है। तो देखा जाए क्या है, एक्वायरिंग ए जॉब। एक्वायर मतलब होता है कि अपने नाम करना, अधीनस्थ करना या घेर लेना। ए जॉब एक नौकरी को, इज ए केक वॉक फॉर ए स्टूडेंट हु हैज़ गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विथ गुड एटीट्यूड। करने का ही मतलब है कि अगर एक्वायरिंग ए जॉब इज ए केक फुल फॉर ए स्टूडेंट। यहाँ केक फुल का मतलब क्या निकलता है उसको भी साइड कर देंगे। यहाँ पर हो सीधा देखेंगे, एक्वायरिंग ए जॉब इज ए डैश फॉर ए स्टूडेंट हु हैव गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विथ गुड एटीट्यूड। जिस लड़का के पास जो है सो आपको गुड एकेडमिक है, एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि वो जो है सो आपको अपना स्कूलिंग टाइम में, कॉलेजिंग टाइम में जो है सो आपको अच्छा पढ़ के परफॉर्मेंस किए हुए हैं, और उसके पास जो है सो आपको एक अच्छा एटीट्यूड है, अच्छा एक व्यवहार करने का तरीका पता है, तो उसके लिए नौकरी लेना जो है सो बहुत ही आसान है। तो इसका पढ़ने के बाद जो है सो एक केक वॉक का मतलब, केक तो मुलायम होता है, वॉक का मतलब जो है सो आपको, केक वॉक का मतलब कि आसान राह, उसके लिए जो है सबको कह सकते हैं। तो इसका जो है सो आपको मीनिंग क्या निकलता है। अच्छा, यहाँ जो है इसका यहाँ पर ये बताइए कि गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विथ गुड एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ। कि यहाँ का मतलब गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ने में तो अच्छा हो ही, उसके साथ साथ गुड एटीट्यूड और गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस और गुड एटीट्यूड को जो दो चीज़ को जोड़ के एक जोड़ा बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर कपल्ड का नाम दिया गया है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर होता है कि जो पढ़ने में अच्छा है और जिसके पास गुड एटीट्यूड है, अच्छा मैनर्स है, उसके लिए नौकरी लेना क्या है। तो देखेंगे ए डिफ़िकल्ट अचीवमेंट, जब सब कुछ उसको आता है, जब वो पढ़ने में अच्छा है, तो जब नॉलेजफुल पर्सन के लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। सेकेंड, ए वाकफुल मेड विथ केक। यहाँ पर केक्स का मतलब जो है सो वो खाने वाला केक का बात नहीं है, तो यहाँ पर जो है सो ऑप्शन 2 नहीं होगा। वाकफुल मेड विथ केक्स यानी कि एक मक्खन वाला रास्ता जो है सो आपको विथ केक यानी कि केक खाने वाले केक के साथ तो नहीं। एन ईजी अचीवमेंट, एन ईजी अचीवमेंट जो है सो वही है कि जिसको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, उसको जो है सो उसके लिए जॉब मिलना जो है सो आपको बहुत आसान काम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और डी क्यों नहीं होगा, वॉक अवे विथ के, यानी कि मतलब कहीं जो है सो आपको केक के साथ जो है सो आपको कहीं दूर चले जाना, ये जो है सो आपको इसका ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। फिर जो है सो आपको देखेंगे हम लोग क्या हो, यहाँ पर क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू गेट एडमिशन यानी कि एडमिशन पाना इन प्रेजेंट डे, या आजकल जो है सो आपको गेट एडमिशन इन अ प्रेजेंट डे। एक गेट एडमिशन मतलब होता है आपको एडमिशन पाना, इन प्रेजेंट डे का मतलब होता है अभी की उपस्थिति के दिनों में, आजकल के दिनों में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर, तो जहाँ पर जो है सो आपको शिक्षा दिया जाता है जिस संस्थान में जैसे स्कूल कॉलेज का बात हो रहा है, स्कूल कॉलेज में आज के डेट में जो है सो आपको एडमिशन लेना, उसके बारे में कर रहा है। ऑल चिल्ड्रेन शुड बी बर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन माउथ, विथ ए बर्न इन ए सिल्वर स्पून विथ माउथ का मतलब क्या हो गया कि जो मतलब बहुत अमीर घर में पैदा होना। आजकल का जो है सो जितना एडमिशन लेने में आजकल के प्रेजेंट टाइम में जो है सो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन अगर कोई लेना चाहता है, तो उसको बी बर्न विथ सिल्वर स्पून इन द माउथ का मतलब हो गया कि बहुत अमीर घराने में उसको पैदा होना होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपको, ऑलवेज होल्ड ए सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून का मतलब को ये कह रहा है कि अगर सब बड़े महंगा इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ना है, तो ऑलवेज हमेशा जो है सो आपको चांदी का चम्मच अपने पास रखना, हाथ में रखा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है सो नहीं होगा। बी बर्न विथ सिल्वर स्पून यानी कि वो पैदा ही ले, माँ के पेट से ही पैदा ले, वो जो है सो आपको हाथ में सिल्वर स्पून लेके, ऐसा थोड़ा ही पॉसिबल है। बी बर्न इन अ रिच फैमिली, ये रहा ऑप्शन सी कि आजकल महंगा इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जो है सो आपको बड़े अमीर घर में पैदा होना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बी बर्न टू सिल्वर स्पून मैन्युफैक्चर, यानी कि आपको जो है सो जन्म लेना पड़ेगा चांदी का चम्मच बनाने के लिए।
तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो आपको अमीर घराने में पैदा हो पाइएगा, तभी जो है सो आप आजकल के इंस्टीट्यूट में जो है सो आपको ईजिली पढ़ पाइएगा, नहीं तो दिक्कत है फिर सी। उसके बाद हो गया ऑप्शन नंबर 31 क्या है कि चिल्ड्रन कंप्लेंड विथ देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स दे शुड लर्न नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इसका ये मतलब है कि बच्चे को जो गिफ्ट मिला था उसके बारे में वो शिकायत कर रहे थे। दे शुड लर्न, उनको समझाना चाहिए कि नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब इनको समझाना चाहिए कि लर्न इसका मतलब क्या है हाईलाइट में, इसका मतलब ये निकलता है कि इसको अगर पूरा ध्यान से देखा जाए और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ा जाए तो बच्चे को जो प्रेजेंट मिला था, गिफ्ट मिला था, उनको जो है सो आपको उसके लिए जो है सो वो लोग शिकायत कर रहे थे। क्यों शिकायत कर रहे थे? क्यों शिकायत कर रहे थे? उनको पसंद नहीं आया इसलिए शिकायत कर रहे थे। दे शुड लर्न, यानी कि उनको सीखना चाहिए कि नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या निकलता है कि सामने में कोई चीज़ को जो है सो आपको, किसी के सामने कोई चीज़ का जो है सो आपको बुराई या वहीं खोल के नहीं देखना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो कोई हमारे लिए अगर गिफ्ट देता है बर्थडे पर या कुछ भी पे, तो उसको उसके सामने खोल के उसका बड़ा या उसके लिए जजमेंट नहीं गिफ्ट के बारे में करना चाहिए कि क्या अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा ही कहना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सो आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट्स रिसीव्ड। नॉट टू फाइंड फॉल्ट, यही होगा ऑप्शन इसका, नॉट टू फाइंड। अभी तक तो यही है कि मतलब हम लोग को जो है सो जो गिफ्ट हम लोग रिसीव किए हैं उसमें हमें फॉल्ट नहीं, यानी कि गलती नहीं खोजना चाहिए। अभी तक तो यही सही है। टू नॉट टू आस्क मोर गिफ्ट्स, यहाँ पर जो है सो और गिफ्ट नहीं मांगना चाहिए, ऐसा जो है सो आपको है नहीं, इसके बारे में नहीं कहा गया है। नॉट टू फाइंड गुडनेस इन द गिफ्ट, उसमें जो है सो आपको अच्छाई नहीं खोजना चाहिए, ये भी तो नहीं है। नॉट टू लुक एट हॉर्स माउथ, यहाँ पे जो है सो आपको घोड़ा के मुंह में देखने का बात जो है सो आपको कर दिया है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ इसका सही मतलब निकलता है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो चिल्ड्रन को, जब बच्चे को गिफ्ट मिलता है तो उसको जो है सो आपको वो गिफ्ट को वहीं पर देने वाले के सामने जो है सो फर्स्ट ऑफ ऑल खोलना नहीं चाहिए, और देते हैं खोलना भी चाहिए अगर, तो उसके बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। बच्चे को ये सीखना चाहिए। नॉट टू फाइंड फॉल्ट मतलब बच्चे को उसमें गलती नहीं खोजना चाहिए विथ गिफ्ट रिसीव, जो गिफ्ट वो रिसीव किए हैं। ठीक है, नहीं यहाँ जो 31 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 32 क्वेश्चन क्या है? 32 क्वेश्चन देखेंगे कि 32 से 34 तक क्या है। इन द फॉलोइंग 32 से 34 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर जो है सबको साइनोनिम्स खोजना है कि साइनोनिम्स क्या है किस चीज़ का। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि जो क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है और इससे रिलेटेड जो मतलब होगा उसका मतलब यहाँ हमको खोजना है। क्या है? पहला है सिटीडेल। सिटीडेल का हो गया आपको क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आपको छावनी या दुर्ग जिसको कहते हैं वो होता है, या सिपाही जहाँ रहते हैं ना, सीधा होता है सिपाही जहाँ रहते हैं, सिपाही जहाँ रहते हैं उसको जो है सो आपको ये क्या हो गया सिटीडेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो है सो कुछ सेम मीनिंग खोजना है कि मैंसन माने तो हो गया आपको हवेली होता है, एकदम बड़ा सा जो एकदम हवेली होता है, रहने का स्थान हो गया आपको मैंसन, MANSION, मैंसन माने हो गया हवेली। तो हवेली में तो सिपाही नहीं रहते हैं। ये फोर्ट्रेस यानी किला, इसका मतलब होता है किला, तो सिपाही तो किला में रहते हैं, तो अभी तक का ये ऑप्शन बी नंबर सही है। और पैलेस में तो सिपाही नहीं रहते हैं, ऑप्शन सी जो है सबको पैलेस में तो ऑप्शन नहीं रहते हैं। और मेट्रोपोलिस का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर दुर्ग सिपाही के रहने का स्थान, सिपाही तो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन पैलेस में या मैंसन में जो है सो उनके लिए नहीं बनाने के लिए कर उसको वो एक अलग ही होता है, उसके लिए जो है सो आपको जहाँ वो रहते हैं उसको दुर्ग या छावनी कहते हैं, अलग टाइप का बनाया होता है। अब मेट्रोपोलिस का मतलब हो गया है आपको कि जो मुख्य नगर, मेन नगर जिसको कहते हैं, मेन टाउन कहते हैं। तो मेन टाउन में तो प्रॉपर पूरे मेन टाउन में कहीं तो नहीं रहते, वहाँ जो है सो उसके लिए एक किला या दुर्ग बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो आपको 46 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट है कि जो
बेनवोलेंट क्या होता है? बेनवोलेंट का मतलब हो गया आपको, इसका मतलब होता है आपको, बेनवोलेंट का मतलब होता है दयालु। बेनवोलेंट का मतलब क्या होता है? दयालु। तो इसका दयालु का जो है सो आपको सेम मीनिंग क्या है? साइनोनिम्स। तो फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब होता है मैत्री, मतलब एकदम मैत्रीपूर्ण, दोस्ती यारी, ठीक है। और हो गया आपको चैरिटेबल। हाँ, चैरिटेबल का मतलब होता है आपको कि दान देने वाला, दयालु देने वाला, जो दूसरे को दान देता है, जो दयालु होगा वही दान देता है। तो अभी तक ऑप्शन ए तो इसका नहीं होगा, ऑप्शन बी को होल्ड पे रखा जा सकता है। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब होता है आपको स्नेहपूर्ण भरा हुआ, कोई चीज़ अच्छा लगना, तो उसको अच्छा कोई चीज़ लग रहा है तो उसके लिए दान का तो कोई बात ही नहीं आता है, दयालु का तो कोई बात ही नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है सो आपको अभी तक के लिए तो नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? हेल्पफुल, मतलब जो है सो आपको जो दयालु होता है वो यहाँ पर दानी होता है, दयालु होता है। वहाँ का हेल्पफुल का मतलब वो जो है सो हमको मददगार होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है सबको दान देने का बात किया जा रहा है। तो यहाँ जो है सबको ये हो जाएगा चैरिटेबल। इसका आंसर जो है सबको बी नंबर सही हो जाएगा, चैरिटेबल। जो दान देता हो, जो दयालु हो, दान दक्षिणा करता हो, दयालु होगा। एक्यूमेन मतलब क्या होता है? 34 नंबर हम लोग देखेंगे कि 34 नंबर एक्यूमेन मतलब होता है कि बहुत तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र जिसको कहते हैं, शार्प ब्रेन वाला होता है, उसको कहते हैं। तो देखिए इंटेलिजेंस माने तो इंटेलिजेंस होने तो हो गया आपको बुद्धिमान होता है। यहाँ तेज बुद्धि का बात जो है सो आपको नहीं आया है। इंटेलिजेंस का मतलब हो गया आपको बुद्धिमान। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा कि आपको बुद्धिमान हो गया, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस, तो अभी इसको होल्ड पर रखा जा सकता है। दूसरा क्या है? इनसाइट। हाँ, इनसाइट का मतलब एकदम दूर देखने वाला, दूर से ही सब अंतः मन ही मन सब कुछ समझ लेने वाला इनसाइट हो जाता है, ठीक है। वाइज मतलब वो जो विजडम मतलब भी हो गया बुद्धिमान होता है। विजडम मतलब भी क्या होता है? बुद्धिमान होता है। और नॉलेज मतलब हो गया आपको जिसको जानकारी हो। नॉलेज के बारे में तो हो गया कि जिसको जानकारी हो, ये तो नहीं होगा। इंटेलिजेंट का मतलब तेज होता है, ये भी नहीं होगा। विजडम और इनसाइट में जो है सो आपको जो है सो आपको शॉर्ट लिस्ट करना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। विजडम और इनसाइट में हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि विजडम का मतलब तो बुद्धिमान होता है, लेकिन एक्यूमीन जो है उसका मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि का, जो दूरदर्शी हो, अंतर ही मन में सब कुछ जो है सो आपको कर ले, तो उससे होता है आपको इनसाइट का मतलब जो है सो आपको होता है कि आंतरिक जो तेज हो, अंदर से दिमाग का जो तेज हो, उसको जो है सो आपको इनसाइट कहते हैं। जो अंदर से दिमाग से तेज हो उसको क्या कहते हैं? 34 नंबर में इनसाइट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 35 से 37 तक में क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 35 टू 37, 35 टू 37 हम लोग देखेंगे। थर्टी फाइव टू 37 में क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of 4 alternatives choose the one which best expression the opposite meaning of the given word in the capital letter। ये जो कैपिटल है यहाँ जो है सबको कैपिटल लेटर में तो नहीं दिया है, यहाँ यह बोल दिए हैं कैपिटल लेटर में, और कैपिटल लेटर में तो नहीं है, सब स्मॉल में है। जो मतलब है, मतलब हाईलाइट जो किया गया है यहाँ दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका जो मीनिंग निकलता है, इसका उलट मीनिंग क्या निकलता है, इसका उलट मीनिंग क्या होगा। तो डिफेमेट्री है पहला। क्या है? डिफेमेट्री मतलब निंदा से भरा हुआ। डिफेमेट्री मतलब क्या होता है कि निंदा से भरा हुआ, यानी कि किसी का बुराई करना। तो इंसल्ट, डिफेमेट्री मतलब होता है आपको निंदा, ये तो क्लियर है, निंदा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इंसल्ट का मतलब हो गया है आपको किसी का जो है सो आपको अपमान करना, निंदा करना, ये तो सेम मीनिंग हो गया, लेकिन हमको अपोजिट खोजना है। तो अपोजिट हो गया आपको जो है सबको क्या होता है? अनफ्लैटरिंग। अनफ्लैटरिंग का मतलब भी हो जाता है आपको किसी के बारे में गलत बोलना, किसी का बुराई करना। इंसल्ट मन तो अपमान करना, ऑलरेडी जो है ये निगेटिव वर्ड है, तो इंसल्ट निगेटिव वर्ड है। इनफ्लैटरी माने भी होता है किसी का बुराई करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी के बारे में जो है सो आपको किसी का बड़ाई करना, किसी का अच्छा कहना, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो ये हो गया आपको कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ जो है सो अभी तक के लिए सी नंबर रखा जा सकता है। और स्लेंडरिंग का मतलब क्या होता है? स्लेंडरिंग का मतलब भी एक तरह से अपमान करना, किसी को जो है सो आपको गलत नज़र से देखना, अपमान करना, ये जो है सो आपको इंसल्ट बराबर स्लेंडरिंग हो गया। और फ्लैटरिंग मैंने भी होता है आपको निंदा करना। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये कि यहाँ पर निकलता है कि उसका बड़ाई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमबेर। सोमबेर का मतलब क्या होता है?
यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि जो सोमबेर का मतलब जो है सो आपको क्या है, तो निराशाजनक होता है, एकदम निराशाजनक। सोमबेर का मतलब होता है आपको निराशाजनक। तो बोस्टफुल, निराशावादी जिसको बोलते हैं, निराशाजनक, निराशाजनक हो गया। सोमबेर का मतलब हो गया निराशाजनक, तो उसको क्या कहेंगे, बोस्टफुल। बोस्ट माने डिंग हाँकना, पहले ही सेट में हम लोग देखे थे। ये जो है सो होता है कि डिंग हाँकना, तो उसका जो है सो आपको अपोजिट, यानी कि सोमवार मतलब निराशाजनक, उसका अपोजिट ये नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर क्या है, को हो गया है आपको डूलफुल। डोलफुल का मतलब क्या होता है, डोलफुल का मतलब हो गया है आपको क्या होता है कि जो उदास होना। डोलफुल का मतलब उदास, यानी कि सैड जिसको कहते हैं। डोलफुल का मतलब उदास यानी कि सैड। तो बोस्ट माने डिंग हाँकना, डोलफुल माने उदास या सैड होता है, लेकिन सोबर का मतलब निराशाजनक वाला जो बात होता है। और चीयरफुल का मतलब सब लोग जानते हैं हम लोग कि चीयरफुल मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा खुश। तो यहाँ पर जो है सो आपको ये निराशाजनक, तो चीयरफुल मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इसका जो है सो आपको अभी तक के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और मॉर्नफुल का मतलब शोकाकुल होता है, एकदम जहाँ मातम छाया हो, जहाँ कोई व्यक्ति का नुकसान हो गया हो, तो वहाँ पर जो मातम होता है उसको मॉर्नफुल कहते हैं। इसलिए सोमवार का मतलब हो गया है आपको चीरफुल। ये चेयरफुल का मतलब हो गया आपको सोमवार में निराशाजनक, तो चेयरफुल मतलब बहुत खुशीजनक, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, फ्रीट, FRET। फ्रीट का मतलब क्या होता है, चिंता करना होता है। फ्रीट का मतलब क्या होता है, चिंता करना, चिंता करना। इसका अपोजिट हम लोग खोजेंगे, तो इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट में जो है सो आपको सबसे पहले जो है आपको फ्रीट का अपोजिट प्लीज। प्लीज माने क्या होता है, प्लीज माने तो सब जानते हैं, प्लीज माने कृपया करके होता है। और प्लीज का दूसरा मीनिंग भी होता है आपको प्रशंसा करना, प्रशंसा करना होता है। तो यहाँ पर जो है सो फ्लिट का मतलब चिंता करना, तो प्लीज का मतलब प्रशंसा करना ही। अभी तक तो उल्टा हम लोग को खोजना है, तो फिर जो ये अभी तक तो ये सही है। दूसरा देखेंगे बोथर। बोथर का मतलब तो ऑलरेडी जो है सो आपको चिंता करना, खाई में डूबे रहना, चिंता के खाई में डूबे रहना। डिस्टर्ब मतलब तो निगेटिव वर्ड है ही, किसी को परेशान करना, तंग करना, उसको अति करना। और वरी का मतलब भी जो है सो आपको चिंता करना ही होता है। डिस्टर्ब का मतलब भी जो है सो लोगों को परेशान करके उसको दुविधा में डालना। उसका बोथर का मतलब भी हो गया निराशावादी, चिंता करना। प्लीज का मतलब होता है एकदम खुश रहना, कृपया करके, कृपया करना, खुश रहना। और जो है सो आपको प्रशंसा करना किसी का। तो 37 का प्लीज हो जाएगा, 37 का ये नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव, इन द आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए, हाईलाइट करके जो दिए हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एक मतलब निकलता है। उसका मतलब जो है सो इतने बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा मतलब निकालना है। ए डॉक्टर, 38 नंबर है कि ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशंस। एक डॉक्टर है जिसको जो है सो आपको मतलब वो जो है सो आपको विद्वान है, यानी कि स्पेशलाइजेशन का इन द सेंस विशेषज्ञ है किस चीज़ में, एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशन। वो जो एक्सरे होता है, किरण निकलता है उससे, एक्सरे टाइप का, यानी कि अक्षा किरण जो होता है, वो उस किरण के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर को क्या कहते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का जो रेडिएशन विकिरण होता है उसके विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है जो सीना से रिलेटेड कोई भी जो समस्या देखता है, जो हृदय से रिलेटेड समस्या देखता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है यूरिन, यानी कि मूत्र रोग विशेषज्ञ को यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जो मूत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखता है उसको यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक्सरे तो कार्डियोलॉजिस्ट तो होगा नहीं, जो हृदय से संबंधित है उसको एक्सरे से कोई मतलब नहीं। यूरोलॉजिस्ट यहाँ जो है सो आपको यूरोलॉजिस्ट भी जो मूत्र रोग विशेषज्ञ है उसको हम लोग एक्सरे या एक्सरे से रिलेटेड रेडिएशन तो कह नहीं सकते हैं। तीसरा रेडियोलॉजिस्ट, यानी कि रेडियोलॉजिस्ट का मतलब ही होता है कि विकिरण विशेषज्ञ, विकिरण विशेषज्ञ होता है। तो इसका 38 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा कि रेडियोलॉजिस्ट हो जाएगा। और जो है सो ऑप्शन नंबर डी क्या है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि किडनी विशेषज्ञ। नेफ्रोलॉजिस्ट तो होता ही नहीं है। ने हो गया है आपको नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है, नेफ्रॉन, जैसे किडनी में होता है नेफ्रॉन, उसलिए जो उससे रिलेटेड जो है सो आपको नाम रखा गया नेफ्रोलॉजिस्ट। यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेडियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित, यूरोलॉजिस्ट मूत्र से विशेषज्ञ, और न्यूरोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनी से विशेषज्ञ। और रेडियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि आपको
रेडियोलॉजिस्ट मतलब हो गया कि आपको जो विकिरण से संबंधित जानकारी जिसको हो उसको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 39 क्या है 39। ए पर्सन हु वेंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट ए होम और जॉब, वह आदमी हु वंडर्ड हो गया है, वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट होम और जॉब। वेंडर माने क्या होता है कि जो आपको बांटने वाला होता है, तो वह व्यक्ति जो मतलब इधर से उधर बिना घर का जो है सबको घूमते रहता है, बिना कोई काम का जो है सबको घूमते रहता है, उसको क्या कहते हैं, टोर्नेट क्या कहते हैं। तो उसका पहला ऑप्शन क्या है कि जो पहला ऑप्शन है इसका कि टोर्नेट मतलब अपने इसका मतलब ट्रो नट मतलब हो गया है आपको कि जो अपने कर्तव्य से भागने वाला, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात हो रहा है कि वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो बिना मतलब का अपने घर के बिना इधर से उधर से इधर जो भटकता रहता है। तो ट्रॉन्ट मतलब क्या होता है कि इसको जो है सबको इसका होता है कि इधर से उधर भटकने वाला। दूसरा हो गया आपको वेगा बाउंड, दूसरा क्या है वेगा बाउंड। दूसरा वेगा बाउंड का मतलब क्या होता है कि इधर उधर भटकने वाला, यही होता है। वेगा बाउंड का मतलब होता है आपको इधर उधर भटकने वाला। और मैग्रेंट का मतलब होता है आपको एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन कोई काम से। और रिफ्यूजी भी होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकिन ये लोग अपने कोई काम से जाते हैं। तो टोरान का मतलब हो गया कि अपने कर्तव्य से भागने वाला। ट्रांट का मतलब अपने कर्तव्य से भागने वाला, तो ये तो सही नहीं होता है। मैग्रेंट एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, लेकिन किसी काम से जाना होता है, तो ये भी नहीं होगा। और रिफ्यूजी मतलब होता है कि वही एक स्थान से दूसरे स्थान ये भी भटकते हैं लेकिन कोई काम से। ये हो गया। वैगे बाउंड का मतलब होता है कि जो बिना कोई काम का इधर से उधर घूमता रहे उसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 40 नंबर क्या है, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म और शो। यानी कि जो दोपहर में जो है सबको कोई भी खेल या फिल्म या फिर जो है सबको शो चलता है उसको क्या कहते हैं, सर्कस कहते हैं। तो सर्कस तो कभी भी चलता है। पर्टिकुलर वर्ड क्या होता है उसके लिए क्या यूज होगा, तो सर्कस। तो सर्कस तो कभी चलता है। और म्यूजिकल तो अभी तो फिलहाल सर्कस नहीं होगा, तो इसको साइड में रखेंगे। म्यूजिक भी कभी जो है सबको चलाया जा सकता है। और एग्जीबिशन है। फिर क्या है, मैटनी। हाँ, दोपहर का जो शो चलता है उसको डायरेक्ट मैटनी ही शो कहते हैं। इसलिए जो है सबको, चाहे वो सर्कस का शो हो, फिल्म का शो हो, और जो है सबको म्यूजिकल शो हो, ड्रामा शो हो, ये जो है सबको। हाँ, फिर एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी भी कहीं भी लगाया जा सकता है। मतलब ये जो पूछा है, जो आफ्टरनून का जो शो होता है उसको मैटनी शो ही कहते हैं। ये जो है सो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ही है मैटनी शो। दोपहर को परफॉर्मेंस वाले होने वाले को मैटनी शो कहते हैं। तो हम लोग पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए। सेट नंबर 4 रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 बिहार सिविल कोड के लिए जो आया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का डिस्कशन सारा हो गया। 5 नंबर सेट नंबर 5 जो है सो हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।